तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को महाजनपद के नेक्स्ट पार्ट को कराती हूँ। आप लोगों ने महाजनपद के फर्स्ट पार्ट को देख लिया होगा। अब मैं आपके आगे के पार्ट को कराती हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, खूब ढेर सारा प्यार दीजिए। आओ चलते हैं, हम आपको नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानकारी देती हूँ। आज हम आप लोगों को अजातशत्रु के बारे में बताएंगे। अजातशत्रु, इसे कुनिक शासक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कुनिक शासक। अजातशत्रु ने मगध में शक्ति से पेश आते हुए साम्राज्य का विस्तार तेजी से किया। अजातशत्रु का वज्जी के साथ 16 वर्षों तक संघर्ष चलता रहा। अंततः वज्जी को मगध में मिला लिया। मगध के इतिहास में पहली बार अजातशत्रु के द्वारा वज्जी के विरुद्ध रथ, मुसल तथा महाशिलाकंटक जैसे भयंकर हथियारों का प्रयोग किया गया। पहली बार अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित किया गया। क्वेश्चन में अधिकतर पूछता है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पे हुए, तो कहाँ पे हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईस्वी में राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित किया गया था। फिर उसके बाद शासक कौन बना? उदयन। उदयन जो था अजातशत्रु का बेटा था। उदयन, अजातशत्रु की हत्या पुत्र उदयन के द्वारा किया गया। इस प्रकार इस वंश के ज़्यादातर शासकों ने अपने पिता का हत्या कर मगध की गद्दी को प्राप्त किया है। इसी कारण इस वंश को प्रीतहत्ता वंश कहते हैं, क्योंकि इस वंश में अधिकतर जो उनके बेटे होते थे वो पिता की हत्या करके अपनी राजगद्दी प्राप्त कर लेते थे। इस कारण से इस वंश को हम प्रीतहत्ता वंश कहते हैं। गंगा तथा सोन के संगम पर उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई है। गंगा तथा सोन के संगम पर उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई है। नेक्स्ट देखिए, उदयन ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। उदयन ने मगध की राजधानी किसको बनाया? पाटलिपुत्र को। हर्ष वंश का अंतिम शासक नागदशक था। कौन था? हर्ष वंश का अंतिम शासक। पूछता है कि हर्ष वंश का अंतिम शासक कौन है, तो नागदशक। याद रखना इस पॉइंट को जरूर, जिसका अंत शिशुनाग ने के द्वारा किया गया और मगध पर नए वंश शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। शिशुनाग वंश के बारे में आपको बताते हैं। इस वंश का स्थापना शिशुनाग के द्वारा हर्ष वंश के अंतिम शासक नागदशक के हत्या करने के बाद किया गया। शिशुनाग ने मगध की राजधानी वैशाली को बनाया। शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक या काकवड़ के शासनकाल में दूसरा बौद्ध सभा वैशाली में आयोजित किया गया है। दूसरा बौद्ध सभा कहाँ आयोजित किया? वैशाली में। पहला आपका कहाँ आयोजित किया गया था? राजगृह में, और दूसरा वैशाली में। और किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासक। उस समय कौन शासक था? उस पहले में अजातशत्रु के शासनकाल में और सेकेंड वाले में कालाशोक के शासनकाल में। अब 383 ईसा पूर्व के दूसरे बौद्ध, और इसकी पहला बौद्ध संगीति ईस्वी क्या थी? 483 ईसा पूर्व, और सेकेंड वाले में 383 ईसा पूर्व। दूसरे बौद्ध सभा का संरक्षण मगध के शासक कालाशोक के द्वारा किया गया, जिसके अध्यक्ष साबा कामेर को बनाया गया। किसको बनाया गया? साबा कामेर को। कालाशोक ने मगध स्थायी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। इंपॉर्टेंट पूछता, अभी तक तो अस्थायी था, यहाँ कहा गया पूछ सकता है कि मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को स्थायी राजधानी किसने बनाया? तो किसने बनाया? कालाशोक। शिशुनाग वंश के अंतिम शासक महानंदी या नंदीवर्धन था। शिशुनाग का अंतिम शासक कौन था? महानंदी या महानंदी कह लो, या तो नंदीवर्धन भी उसका नाम था। जैसे हमने आपसे पूछा कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, अभी हमने आपको बताया कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। कौन था? नागदशक था। अब आपको आगे के पढ़ कर आती हूँ नंद वंश के बारे में। नंद वंश, इस वंश का स्थापना महापद्मानंद ने या नंदीवर्मन ने किया था। शिशु वंश के अंतिम शासक नंदीवर्मन को पाटलिपुत्र में भ्रमण करते हुए महापद्मानंद ने हत्या कर दिया। किसने कर दिया? महापद्मानंद ने हत्या कर दिया तथा नंद वंश की स्थापना किया। महापद्मानंद एक गैर क्षत्रिय शासक था, जिसे सभी क्षत्रिय का अंत
करने का प्रण किया था। क्या किया था? उसने सभी क्षत्रिय का अंत करने का प्रण किया था। इस कारण से इसे सर्वोच्च त्रांतक की उपाधि मिली। किसकी मिली? क्वेश्चन ये भी बहुत पूछता है कि सर्वोच्च तांत्रक की उपाधि किसे मिली थी? तो किसे मिली थी? महापद्मानंद को मिली थी। अब इसके महापद्मानंद को दूसरा परशुराम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परशुराम भी कहा जाता है। मगध का पहला शासक महापद्मानंद है, जिसने कलिंग को समगध में मिलाया तथा एकराट की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? पूछ सकता है कि एकराट की उपाधि कब धारण की थी? जब उसने कलिंग को मगध में मिलाया था तो उसको एकराट की उपाधि धारण की। इस वंश में कुल 9 शासक हुए। धनानंद इस वंश का अंतिम शासक था। धनानंद क्या था? इस वंश का अंतिम शासक था। धनानंद शासनकाल के दौरान मगध की प्रजा पर अधिक क्रूरता की गई। धनानंद एक क्रूर और घमंडी शासक था। धनानंद के दरबार में तक्षशिला का प्रसिद्ध ब्राह्मण चाणक्य धनानंद के दरबार पहुंचा। कहाँ पहुंचा? धनानंद के दरबार। अखंड भारत की चेष्टा लिए हुए धनानंद को चाणक्य की सलाह दिया, किंतु धनानंद ने चाणक्य को अपमानित करते हुए दरबार से बाहर कर दिया। फिर इस पॉइंट को समझिए कि जब ब्राह्मण चाणक्य धनानंद के दरबार पहुंचा तो अखंड भारत की चेष्टा लिए हुए धनानंद को चाणक्य ने सलाह दिया, किंतु धनानंद ने चाणक्य को अपमानित करते हुए उस दरबार से बाहर कर दिया। 326 ईसा पूर्व यूनानी शासक सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ। कब हुआ? 326 को यूनानी शासक जो सिकंदर था उसका भारत पे आक्रमण हुआ। सिकंदर मुख्यतः मगध पर आक्रमण करना चाहता था, लेकिन झेलम के तट पर राजा पोरस के संघर्ष के बाद जब मगध की और सेना लेकर बढ़ रहा था तो सिकंदर की सेना ने त्यास नदी को पार नहीं किया। कौन सी नदी को पार नहीं किया? ये भी क्वेश्चन आता है। किस नदी को नहीं पार कर पाई थी? त्यास नदी को पार नहीं कर किया। इस प्रकार सिकंदर का मगध आक्रमण का खतरा टल गया। मगध का शासक घनानंद ने और अधिक क्रूरता दिखाते हुए 124 प्रकार की भारी भरकम कर लगाया। 124 प्रकार की। सोचिए, चाणक्य ने नंद वंश का अंत करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित किया। 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा धनानंद का अंत किया और मगध पर एक शक्तिशाली शासक व्यवस्था मौर्य वंश की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? मौर्य वंश की स्थापना हुई। अब हम आपको मैंने महाजनपद के बारे में बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक में आगे बताऊंगी आप लोग को। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, खूब ढेर सारा प्यार दीजिए, शेयर करिए। आपको जहां भी न समझ में आए आप उस पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका रिप्लाई मैं आपको अवश्य करूंगी। और इसके आगे मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और खूब ढेर सारा प्यार दीजिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।